आज का जो मेन एजेंडा है हमारे पास, उसमें जो फर्स्ट शीट हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंबाइंड टैक्स का एक ऑप्शन है। आपको याद होगा हमने पहले डे वन की एग्जांपल के अंदर डेट को स्प्लिट करना सीखा था, जिसमें से डेट में से डे मंथ ईयर को सेपरेट किया था। अगर सपोज करें कि कहीं आपके पास टैक्स सेपरेट आ रहा हो और आपको उसे कंबाइन करना हो तो ये कैसे पॉसिबल होगा। यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी हुई है, सैयद, फाहद, अहमद, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर सेपरेट हुआ हुआ है। अगर मुझे इनको कंबाइन करना है तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो ये मैं दो डिफरेंट तरीके से आपको करके बताता हूँ। एक एक्सेल के अंदर बिल्ट इन यूटिलिटी है, हमने फॉर्मूला स्टार्ट किया इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू एंड पर्सन का सिंबल दिया, ये कौन कोऑर्डिनेट करता है दो वैल्यूज को मिलाने में। सेकंड वैल्यू को सेलेक्ट किया, कौन कोऑर्डिनेट किया, और थर्ड वैल्यू को सेलेक्ट किया। और अब यहां पर मैं एंटर करूंगा तो रिजल्ट तो पॉपुलेट होगा, लेकिन इसमें इशू ये है कि दोनों टैक्स के दरमियान स्पेस जो एक होना चाहिए वो यहाँ पर मिसिंग है। सो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा। सो मैं कर ये रहा हूं कि अपने इस टेक्स्ट को, यानी फर्स्ट वैल्यू एंड पर्सन देन सेकंड वैल्यू, और यहां पर मैं इन्वर्टेड कॉमा से स्पेस बार, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड पर्सन देन सेकंड वैल्यू, और सिमिलरली थर्ड वैल्यू में इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड देन एंड पर्सन कौन कोऑर्डिनेट किया, एंड देन सिंपली इंटर। हमारे पास रिजल्ट विद स्पेस पॉपुलेट हो गया। तो ये एक सिंपल टेक्निक हो सकती है। और अगर मैं इसी को ड्रैग कर दूं तो आगे जितने भी नाम होंगे डेफिनेटली वहां पर तमाम जगहों पर ये रिजल्ट पॉपुलेट होता रहेगा। अच्छा, यही तरीका, आई बिलीव कि आप तमाम मुझे ठीक से सुन सकते होंगे। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं है तो काइंडली चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से मैसेज कर दें, अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हम इसको कंटिन्यू कर लें। ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है, चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने कौन कोऑर्डिनेट किया और दोनों वॉइस, दोनों टैक्स को हमने आपस में कंबाइन किया, राइट। तो एक्सेल के जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं एक्चुअल में वो हमें यहाँ पर एफएक्स के अंदर नजर आते हैं। अगर आप कभी भी एक्सेल के टोटल फंक्शंस देखना चाहें और उनको कैटेगराइज करके पढ़ना चाहें तो लाइक अगर आप फाइनेंस से बिलोंग करते हैं तो आपको फाइनेंशियल फंक्शन से रिलेट बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एवरेज तमाम जो बेसिक फंक्शंस है उसको मिलाकर। अगर आप एक प्रो यूजर बनना चाहते हैं तो मेरे नजदीक 22 फंक्शंस के ऊपर आपके पास कमांड होनी चाहिए। तो अगर आप कभी भी फंक्शंस को देखना चाहते हैं तो एफएक्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास दी हुई है, जैसे फाइनेंशियल फंक्शंस, डेटिंग टाइम से रिलेट, स्टैटिकल फंक्शंस, लुकअप फंक्शंस, डेटाबेस से रिलेट, राइट। तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेट्स मान के चले कि जैसे हम कल के सेशन के अंदर लुकअप को डिस्कस करेंगे तो मैंने बात की थी कि इंडेक्स, मैच और वीलुकअप के ऊपर हम बात करने वाले हैं, लेकिन आप देखें कि लुकअप की जो फैमिली है उसके जो फंक्शंस है वो कितने ज्यादा है, राइट। तो अगर कभी भी आप एक्सपर्टीज लेना चाहें तो इनमें से कुछ कॉमन फंक्शंस को जरूर यूट्यूब कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, ताकि आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें। मैंने देखा है कल मेरे पास डेटाबेस आई थी और मैंने देखा कि उसके अंदर फाइनेंस के लोग भी हैं, उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर के लोग भी हैं, तो डेफिनेटली वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहते हैं, तो ये फंक्शंस डेफिनेटली आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। अच्छा, मैं कर ये रहा हूँ कि टेक्स्ट की कैटेगरी में जा रहा हूँ और यहाँ से कौन कोऑर्डिनेट के फंक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन सिंपली ओके। सो कौन कोऑर्डिनेट का फंक्शन मुझसे टेक्स्ट 1 वैल्यू पूछ रहा है, जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा उसका प्रीव्यू मुझे यहाँ नजर आएगा कि उस सेल से क्या रिजल्ट आया, और एक्चुअली कंबाइन जो बन रहा होगा वो रिजल्ट मुझे यहाँ इस एरिया पे नजर आएगा। सो टेक्स्ट 1 पे मैंने अपने इस फर्स्ट सेल को सेलेक्ट किया, आप देखेंगे ये रिजल्ट मुझे पॉपुलेट हो रहा है। सेकंड पे मुझे फॉर एग्जांपल डैश देना है, सो मैंने यहाँ पर डैश पॉपुलेट किया और इस डैश को मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ। थर्ड के अंदर मैं अपने फर्स्ट नेम को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फोर्थ में मुझे स्पेस बार देना है, सो मैंने स्पेस बार दिया। फिफ्थ के अंदर मैंने अगेन मिडिल नेम पॉपुलेट कराया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रिजल्ट पॉपुलेट हो रहा है वो 1001 डैश फाहद डैश अहमद, ये मेरे पास आउट ऑफ रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि आईडी के बाद स्पेस होना चाहिए, नेम में डैश नहीं होना चाहिए, तो हमें पता है कि मैं यहाँ इस टेक्स्ट 2 को स्पेस बार के साथ कन्वर्ट कर सकता हूँ और रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर उसी तरह से पॉपुलेट हो गया। एंड देन फाइनली ओके। अब देखें इसने मेरे लिए कौन कोऑर्डिनेट का फंक्शन लिख दिया और जब मैं इस रिजल्ट को ट्रैक करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट तमाम सेल्स के ऊपर पॉपुलेट होता है। तो ये एक बेस्ट आइडिया है कि जब आप किसी भी सेल्स को आपस में कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट पॉपुलेट करना चाहें तो ये टेक्निक एक्चुअल में यूज हो सकती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट है। रिव्यू के टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटेक्ट वर्कशीट।
तो मैं प्रोटेक्ट वर्कशीट पे जा रहा हूँ और मैं अपनी शीट पे पासवर्ड डिफाइन करता हूँ। याद रखिएगा कि पासवर्ड जब भी आप डिफाइन करेंगे तो नीचे दिए हुए ये दोनों चेक्स को जरूर हटाएंगे और उसके बाद आप पासवर्ड देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड दे दिया ABC और उसके बाद सिंपली ओके एंड देन रिटर्न कंफर्म कर रहा हूँ सेम पासवर्ड एंड देन ओके। अब देखें अब मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक नहीं कर रहा और मैं किसी भी सेल को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, कहीं भी कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सिस्टम मुझे एरर जनरेट कर रहा है और ये डाटा किसी सूरत में कॉपी पेस्ट भी नहीं हो सकता। आप इस डाटा की सिर्फ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप इसको सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं। तो सम सिनेरियोज में क्या होता है कि ऑफिस के अंदर हम बहुत सारी शीट्स पे काम कर रहे होते हैं और कोई शीट हमारी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि बेशक उसको देखा जरूर जाए लेकिन उसके अंदर चेंजिंग ना की जा सके, तो हम उसको एज अ प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि अगर वो शेयर्ड फोल्डर पे रखी भी है, कॉमन एरिया पर है, तो बेशक लोग उसको बुक को कॉपी जरूर कर लें लेकिन उस डाटा को वो रिट्रीव ना कर सके, चेंज ना कर सके। तो इसलिए ये प्रोटेक्ट शीट की कमांड यूज होती है। तो यहाँ पर एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हम पासवर्ड भूल जाएं तो क्या होता है। तो डेफिनेटली अगर आप पासवर्ड भूल गए तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर हम अपने सिस्टम का लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल जाएं, ऑल्दो के पॉसिबल तो सब कुछ है लेकिन नॉर्मल तरीके से बहरहाल आप इस पासवर्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। सो अनप्रोटेक्ट शीट की कमांड को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो पासवर्ड मैंने डिफाइन किया था वही पासवर्ड मैं दोबारा लिखता हूँ। सो अब मैं इस पर तमाम एक्टिविटी को दोबारा से परफॉर्म कर सकता हूँ बिकॉज कि मैं ही इसका ऑथर था, मैंने ही पासवर्ड दिया था और मैं ही इसके पासवर्ड को रिमूव भी कर सकता हूँ। जबकि सेकंड मेथड है पासवर्ड टू वर्कबुक। सम सिनेरियोज के अंदर मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस फाइल को कोई ओपन भी ना कर सके। अच्छा ये कहां होता है, अगर आप अपने ही इंडिविजुअल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पे ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपके सिस्टम पे जब तक कोई साहब लॉगिन नहीं होंगे तब तक वो डेफिनेटली आपकी फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 100% आपकी फाइल्स तमाम सिक्योर है। लेकिन सम सिनेरियो में क्या होता है ऑफिस में कि हमें अपनी फाइल्स को शेयर्ड फोल्डर पे रखना होता है, किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे रखना होता है और सेंट्रलाइज लोकेशन पे मैं ये चूंकि अगर आपने अपनी फाइल को वहां पर रख दिया तो हर कोई उसको हिट कर सकता है, ओपन कर सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी फाइल को ओपन ना कर सके अनऑथोराइज पर्सन जिनके पास इसकी अथॉरिटी नहीं हो। लेट्स मान के चले मैं एक ऐसी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका राइट मेरे पास हो, मेरे बॉस के पास होना चाहिए। तो मैंने एक आईडी क्रिएट, एक फाइल क्रिएट की, उसका एक सेंट्रल पासवर्ड रखा और बॉस के साथ मैंने पासवर्ड शेयर कर दिया। तो फाइल सिर्फ बॉस ही ओपन कर सकेंगे क्योंकि उनको मैंने पासवर्ड बताया हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, हम जाते हैं फाइल के अंदर, इन्फो में, और इन्फो के अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक में आने के बाद यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में आने के बाद हम पासवर्ड देते हैं, जो भी पासवर्ड मैं देना चाहूँ, सिंपली ओके एंड देन री एंटर करते हैं पासवर्ड एंड देन सिंपली ओके। और मेक श्योर कि पासवर्ड देने के बाद अपनी फाइल को सेव जरूर करेंगे। सेव करने के बाद आप अपनी फाइल को क्लोज करके देखिएगा। आप जब अपनी फाइल को क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे तो आप देखें आपसे फाइल सिस्टम जो है वो पासवर्ड पूछ रहा है। ऑफ कोर्स रॉन्ग पासवर्ड आपकी फाइल को ओपन नहीं होने देगा और करेक्ट पासवर्ड ही आपकी फाइल को ओपन करेगा। तो आप ऑथर हैं या आपने जिनके साथ पासवर्ड शेयर किया होगा सिर्फ वही लोग इस फाइल को पासवर्ड को एंटर करेंगे और वही इस फाइल को ओपन कर सकेंगे। पासवर्ड को रिमूव कैसे करते हैं, सो हम जाएंगे अगेन इसी फाइल के अंदर, इन्फो के अंदर, प्रोटेक्ट वर्कबुक में, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में जहां आपने पासवर्ड लिखा था वही पासवर्ड को आप रिमूव करेंगे। पासवर्ड रिमूव करने के बाद मेक श्योर कि आपको सेव जरूर करना है और आप चाहें तो तसल्ली के तौर पर इसको एक दफा क्लोज करें और दोबारा से ओपन करें और चेक करें कि एग्जैक्टली आपकी फाइल प्रॉपर्ली ओपन हो रही है या नहीं हो रही। तो ये एक सिंपल तरीका होगा जिससे आप अपनी शीट और वर्कबुक पे पासवर्ड अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बहुत छोटी सी कमांड है, हाईलाइट ब्लैंक सेल्स। देखें यहाँ मैंने अटेंडेंस मेंटेन किए हुए हैं जनवरी के और कुछ सेल्स यहाँ पर मेरे पास ब्लैंक है। मैं चाह रहा हूँ कि वो तमाम जो सेल्स ब्लैंक है वो एग्जैक्टली मेरे पास हाईलाइट होते हुए नजर आ जाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, और इसमें सैटरडे संडे के भी कुछ मंथ आने जिसको मुझे एग्जैक्टली इग्नोर करना है। तो मल्टीपल सिलेक्शन करने का तरीका ये होगा कि आप पहली सिलेक्शन बनाते हैं और फिर कंट्रोल पहले प्रेस करेंगे और उसके बाद माउस के जरिए आप रेंज बनाएंगे अपनी सेकंड जो भी डेट्स हैं। देन उसके बाद कंट्रोल अभी तक स्टिल मैंने प्रेस किया हुआ है, कंट्रोल मैंने नहीं छोड़ा हुआ है और माउस के जरिए मैं स्टेप बाय स्टेप उसकी रेंज क्रिएट कर रहा हूँ। और वंस जब तमाम रेंज मैं क्रिएट कर लूंगा उसके बाद मैंने माउस के बटन को छोड़ दिया है और कंट्रोल बटन को छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस किया है। F5 गो टू की शॉर्टकट है। आप होम के टैब में जाकर भी गो टू की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं, होम, और यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस में और गो टू में जाते हैं, बादे की है।
आप स्पेशल के बटन पे क्लिक करते हैं और यहां से ब्लैंक्स को सिलेक्ट करते हैं एंड देन ओके। आप देखें सारे ब्लैंक्स इसने सिलेक्ट कर लिए एंड देन होम के टैब में जाकर मैंने उसमें सपोज एक होम के टैब से फिल कलर में कलर फिल कर दिया, या अगर मैं जीरो सपोज इसके अंदर देना चाहता हूँ सो मैंने जीरो लिखा और मैंने कंट्रोल इंटर प्रेस किया, इंटर नहीं प्रेस किया, कंट्रोल इंटर प्रेस किया, तो आप देखें इन तमाम सेल्स पे जहां मैंने वैल्यू जीरो दी थी वहां पर रिजल्ट अब मेरे पास जीरो पॉपुलेट हो रहा है। उन सेल्स को मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल टेक्निक्स हो सकती हैं कि आपके डेटाबेस में जो भी सेल्स ब्लैंक हैं उनको वन गो के अंदर कैसे हाईलाइट करें, कैसे हमें पता चले कि किस किसने अब तक डाटा सबमिट नहीं किया है पेंडिंग इंफॉर्मेशन से, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हम चलते हैं शीट पर जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। सम सिनेरियो में जब आप नेट से डाटा को डाउनलोड कर रहे होते हैं, कभी भी कोई फाइल आपके साथ शेयर होती है और उसमें इस तरह की कुछ फॉर्मेटिंग हुई होती है और आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग आप वन गो में रिमूव कर दें, तो एक तरीका तो ये कि आपने सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल ए, और जहां जहां से इसकी फॉर्मेटिंग हुई थी वहां वहां पर जाकर आपने, यानी बोल्ड था तो आपने खत्म किया, बैकग्राउंड पे कलर थे तो वो आपने ऑफ किए, तो ये सारी एक्टिविटी वन बाय वन आपको जाके करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि होम के टैब में चले जाएं और यहाँ से क्लियर के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ क्लियर किसको करना है, क्लियर ऑल करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका कंटेंट और जितना भी फॉर्मेटिंग है वो सारी रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्लियर फॉर्मेट्स के ऑप्शन को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पर की हुई थी वो वन गो में फॉर्मेटिंग आपकी रिमूव हो जाएगी, डाटा क्लीन हो जाएगा, अनफॉर्मेट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप नए सिरे से जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप कि जब मैंने इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर किया तो जो डेट है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो गई, और आपको याद होगा मैंने डे वन ये डिस्कस किया था कि जब आप डेट और टाइम एक्सेल में मेंशन करते हैं तो एक्चुअल में उसके बैकएंड पे न्यूमेरिकल वैल्यू चल रही होती है। तो आप देखें इस डेट की फॉर्मेटिंग भी रिमूव हो गई। सो मुझे करना ही होगा कि इस डी कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है, होम के टैब से मैंने जर्नल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और मैंने इसे शॉर्ट डेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सो ये डाटा मेरे पास दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अप्लाई टेबल। देखिए नेक्स्ट कल का जो टॉपिक है हमारा वो वी लुकअप इंडेक्स और मैच है, और उसके अंदर हम टेबल की कमांड को डिस्कस करेंगे। टेबल का फायदा क्या है, आप में से वो लोग जो कि एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी दिन पहले डिस्कस किया, मेरा उनसे एक सिंपल सवाल है कि जब आप लोग पेवेट टेबल बनाते हैं, पेवेट टेबल आपको पता है समरी फॉर्मेट के लिए यूज होता है। जब आप लार्ज डेटाबेस में से समरीज निकालना चाहते हैं तो पेवेट टेबल उसमें आपकी बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, मान के चले कि मेरे पास ये एक एचआर का डेटाबेस है और मुझसे बॉस ने सवाल किया कि यार आपके पास टोटल स्टाफ करंट कितना है, काउंट कितना है, तो पेवेट टेबल उसमें मुझे हेल्प कर सकता है काउंट करने में, मुझे बताने में हेल्प कर सकता है कि सिटी वाइज स्टाफ का काउंट क्या चल रहा है, प्रोविंस वाइज स्टाफ का काउंट क्या चल रहा है, आप कितनी सैलरी उन्हें पे कर रहे हैं, ठीक है, कितने कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है, कितने परमानेंट स्टाफ है, डेजिग्नेशन वाइज कितने स्टाफ है। तो ये तमाम समरीज निकालने में मुझे पेवेट टेबल हेल्प करता है। और आप में से वो लोग जो कि एक्सेल के अच्छे यूजर हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि जितनी सीनियर मैनेजमेंट है वो एक्चुअल के अंदर वन पेजर इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट्स मांग रही होती है, उन्हें डिटेल रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, बिकॉज के डिटेल रिपोर्ट जो जूनियर टीम के लोग होते हैं वो मेंटेन कर रहे होते हैं, और जो मिडिल लेवल के लोग होते हैं, मिडिल लेयर के लोग होते हैं, वो एक्चुअली उस डाटा में से समरीज क्रिएट करते हैं और अपनी सी लेवल की टीम को या जो आगे उनकी मैनेजमेंट है उनको वो सबमिट कर रहे होते हैं, और उसमें पेवेट टेबल डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रहा होता है। तो मेरा सवाल ये कि जब आप पेवेट टेबल पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअल में क्या पहले आप अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद आप पेवेट टेबल बनाते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आज से ऑनवर्ड्स चाहे आप स्मॉल डाटा पे काम करें या लार्ज डाटा पे काम करें, सबसे पहले अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करें एंड देन उसके बाद पेवेट टेबल बनाएं, या जो भी फॉर्मेटिंग या फॉर्मूला आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई करें। उसका एडवांटेज क्या होगा, भाई टेबल क्यों बनाएं, देखिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। सो टेबल क्रिएट करने के लिए आपका डाटा में कहीं भी कर्सर होना चाहिए, सिंपल, एंड देन उसके बाद इंसर्ट में जाते हैं, टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमसे दो ही सवाल करता है, वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, और आप देखें कि इसने रेंज खुद बना ली है। टेबल की रेंज बनाने के लिए आपके किसी भी कॉलम में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई कॉलम एम्प्टी नहीं हो, कोई रॉ एम्प्टी ना हो, ताकि एग्जैक्टली आपके डेटाबेस की रेंज कंप्लीट बन जाए, और अगर वो रेंज ठीक से नहीं बन रही है तो यू हैव द राइट कि आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, माय टेबल एज हेडर, इस पे चेक लगा हुआ होना चाहिए, बिकॉज कि हमारे इस डेटाबेस के टॉप पर हेडर्स ऑलरेडी हैं, तो हम नहीं चाहते कि सिस्टम खुद से नए हेडर्स हमारे लिए क्रिएट करे, दैट्स व्हाई इस पे चेक होना बहुत जरूरी है। सो सिंपली ओके, और ये डाटा हमारे पास टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब डाटा टेबल में कन्वर्ट हुआ तो आपको क्या एडवांटेज मिले, नंबर वन तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन जो है वो अल्टरनेट रॉस इसकी कलरफुल हो गई है, ठीक है, लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा हो गया है, आप
देख सकते हैं टॉप पर हमारे पास डिजाइन का एक टैब पॉपुलेट हुआ है, और ये डिजाइन का टैब इसलिए है बिकॉज कि मेरा कर्सर इस टेबल के अंदर है। लेट्स मान के चले कॉलम एम तक मेरा आखिरी कॉलम है, मैं कॉलम ओ में चला जाता एन में चला जाता हूँ, और आप देखिए टॉप पे डिजाइन का टैब गायब हो गया बिकॉज कि मेरा कर्सर जो है वो इस वक्त टेबल से बाहर है। लेकिन वंस मैं जैसे ही टेबल को के अंदर अपने कर्सर को ले आता हूँ, आप देखें डिजाइन का टैब ऑटोमेटिकली मेरे पास पॉपुलेट होना शुरू हो गया। सो बिकॉज के हम ये सारी एक्टिविटी टेबल से करेंगे, इसलिए डिजाइन का टैब हमारे लिए एक नया अवेलेबल है। यहाँ से मैं आप समझ सकते हैं कलर्स को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ लुक वाइज एडवांटेज है। आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपकी शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, या सीनियर मैनेजमेंट को इस तरह से कलरफुल स्क्रीन नहीं चाहिए होती, तो वो इतना अप्रिशिएट नहीं करते इन चीजों को। तो मैं चाहता हूँ कि टेबल रहे लेकिन फॉर्मेटिंग ना रहे, कलर्स ना रहे, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप टेबल स्टाइल में जाते हैं और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास क्लियर टेबल स्टाइल, आप जस्ट उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपका टेबल है जरूर, और आपका जो स्टाइल है वो ऑफ हो गया है बिकॉज की जो मैनेजमेंट है या आपके लिए खुद के लिए कलर अच्छा नहीं है। टेबल है ये कैसे पता चला भाई, डिजाइन का टैब नजर आ रहा है, इससे हमें अंदाजा हो गया कि टेबल इस वक्त अवेलेबल है। टेबल का दूसरा एडवांटेज आप देखिए टॉप पे फिल्टर का सिंबल आ रहा है। आप में से जो लोग एक्सेल के यूजर्स हैं उनको एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर की कमांड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसको डिस्कस जरूर करूंगा। टेबल का अपना एक टैब है, सॉरी टेबल का अपना एक नाम है, टेबल 1। ठीक है, आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम कर देता हूं डाटा। अच्छा, जब भी आप कोई नाम देंगे उसमें स्पेस नहीं देंगे। लेट्स मान के चले मैं नाम देता हूं HR डाटा। ठीक है, तो आप देखें HR डाटा के दरमियान स्पेस है, और जब मैं यहाँ इंटर करता हूं तो सिस्टम मुझे एरर रिटर्न कर रहा है बिकॉज कि ये विद स्पेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। स्पेशल लेटर के अंदर सिर्फ ये अंडरस्कोर को ही अलाउ करता है अगर आप देना चाहें तो। मैं इसका सिंपल नाम दे देता हूँ HR_डाटा एंड देन सिंपली इंटर। ये डाटा टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया। और एडवांटेज क्या है, सबसे बॉटम पे लास्ट में जाकर आपको दिखाता हूँ, टेबल एक्सपेंडेबल होता है। बिल्कुल कॉर्नर पे आप ऑब्जर्व करें, एक छोटा सा एक्सपेंडेबल सिंबल आ रहा है मेरे पास। ठीक है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि एग्जैक्टली टेबल इस वक्त यहाँ तक मौजूद है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल लोग हैं कितने, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू काउंट ए काउंट करे तमाम को, ए मींस ऑल या काउंट भी कहलाता है, ब्रैकेट ओपन, और मैंने यहाँ से डेजिग्नेशन या सॉरी डिपार्टमेंट के कंप्लीट कॉलम की रेंज बना ली। आप ऑब्जर्व करिए कि जब मैं ये फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ तो इसके फॉर्मूला बार में आप पढ़ेंगे कहता क्या है कि काउंट ए कर रहा है किसको, HR डाटा। HR डाटा कौन है, मेरे टेबल का नाम है, अभी आपने देखा था मैंने उस टेबल का नाम रखा था, और उसके बाद स्ट्रेट ब्रैकेट्स के अंदर वो उस कॉलम का नाम दे रहा है बेसिकली, जिस कॉलम को एग्जैक्टली मैं काउंट कर रहा हूँ, यानी डिपार्टमेंट। एंड देन सिंपली एंटर। तो मुझसे कहता है कि इस वक्त आपके पास 421 स्टाफ मौजूद है। अच्छा, मान के चलते हैं कि मैं यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। मैं पूरे रिकॉर्ड को कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C एंड देन एंटर, Ctrl+V, और जाकर अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये 422 हो गए। यस, ये 422 हो गए, यानी मुझे फॉर्मूला को एक्सपेंड नहीं करना पड़ा, और आप देखिए कि मुझे एडवांटेज मिला, ये खुद से वैल्यूज ऐड करता जा रहा है बिकॉज के टेबल एक्सपेंडेबल होता है। दूसरा एडवांटेज क्या होगा, लेट्स मान के चलते हैं कि मैं बराबर में एक नई शीट पे चला जाता हूँ और मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन। किस में से काउंट करें, वो टेबल जो मैंने पहले बनाया था उसका नाम क्या था, HR डाटा। तो जैसे ही मैंने HR लिखा, आप देखिए मेरे टेबल का नाम मेरे पास पॉपुलेट हो गया। आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक है, आप टैब बटन प्रेस करें, टेबल का नाम पॉपुलेट हो गया। देन अब मुझे फील्ड चाहिए, यानी वो कॉलम चाहिए, तो मैंने स्ट्रेट ब्रैकेट ओपन किया। आप देखें उस कॉलम के अंदर, टेबल के अंदर जितनी फील्ड थी वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, और मैं सिंपली अगेन अगर यहाँ से डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन ब्रैकेट क्लोज, स्ट्रेट ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, रिजल्ट मेरे पास 422 पॉपुलेट हो रहा है। चले मान के चलते हैं कि उसी शीट पे दोबारा जाते हैं और अब की बार में कोई एक नया रिकॉर्ड दोबारा से कॉपी पेस्ट करता हूं और चेक करता हूं कि क्या ये 423 हुए। यस, इस शीट पे ये आंसर 423 हो गया, और प्रीवियस नेक्स्ट शीट पे सॉरी जाकर देखता हूं तो यहाँ पर भी आंसर अपडेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वंस योर डाटा इनटू टेबल, आप अपने नए फार्मूलाज क्रिएट करते हैं, वो फार्मूलाज आपके अपडेट रहते हैं, डायनामिक रहते हैं, लाइव रहते हैं, आपको बार बार रेंज को चेंज नहीं करना पड़ता। और अगर आपको टेबल का नाम याद है तो आपको शीट भी चेंज नहीं करनी पड़ती, जंप नहीं करना पड़ता एक शीट से दूसरी शीट पे, और आपको रिजल्ट जो है वो इसी शीट पर रहते हुए आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इस शीट पर रहते हुए ये भी पता चल रहा है कि ये डाटा एक्चुअली आप ला कहां से रहे हैं। तो मैं HR डाटा के डिपार्टमेंट के कॉलम को एक्चुअली काउंट कर रहा हूं और ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है।
तो चलें जी, ये देखना चाहते हैं कि ये एचआर डाटा एक्चुअली है कहाँ, बिकॉज कि मुझे तो नहीं पता। अगर मान के चलें कि आपके पास बहुत सारी शीट है और आपने मुझे एक टेबल के जरिए कैलकुलेट करके वर्किंग शीट भेज दी और मैं देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है, एचआर डाटाबेस से आप ये डिपार्टमेंट को सम करके ला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एचआर डाटा किस शीट पर है मुझे ये तो नहीं पता। तो मैं यहाँ इस फार्मूला बार के नेम बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे देखिए मेरे टेबल का नाम नजर आ रहा है एचआर डाटा। जस्ट मैंने उस पर क्लिक किया, आप देखें ये मुझे उसी लोकेशन पे लेके चला गया जहां पर एक्चुअल में मैंने अपने डाटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट किया था। तो ये जबरदस्त एडवांटेजेस हैं डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के। सम सिनेरियो में डाटा को टेबल से खत्म भी करना पड़ता है, नीड नहीं होती है, तो आप उसको कैसे खत्म करेंगे? डिजाइन के टैब में जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट टू रेंज। जस्ट हम इस पे क्लिक करते हैं, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल इनटू नॉर्मल रेंज, और हम यस करते हैं। डाटा टेबल से ऑफ हो चुका है, ये नॉर्मलाइज हो चुका है। आप देखें टॉप पे डिजाइन का टैब नहीं है, तमाम ऑप्शंस हमारे ऑफ हो गए। बॉटम पे मैं जाके देख सकता हूँ एक्सपेंड का जो सिंबल है वो अब ऑफ हो चुका है, और अब डेफिनेटली मैं यहाँ पर नए रिकॉर्ड्स अगर इंसर्ट करूंगा तो वो डायनेमिकली मेरे टेबल का पार्ट नहीं बनेंगे, राइट। तो ये कुछ मुझे डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लाइव इमेजेस। फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर एक एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर हम 6, 7, 8 पेजेस का पूरा एक फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करते हैं, या और उस मॉडल से जो समरी चाहिए होती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बॉस या सीनियर मैनेजमेंट को एक्चुअल में 7 पेजेस में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, उसका एक फाइनल डैशबोर्ड वो देखने में दिलचस्पी रखते हैं। डैशबोर्ड क्या होता है कि 1 विंडो स्क्रीन होती है जहां पर आप एक्चुअल में सब कुछ देख पा रहे होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मान के चलें कि यहाँ कुछ वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को मैं एज इट इज कॉपी कर दूं बराबर में लाइव इमेज की शीट पर, लेकिन कुछ इस तरह से कि अगर मैं यहाँ इनमें कोई चेंजिंग करूं तो वो चेंजिंग एक्चुअल में दूसरी शीट पर मुझे नजर आए। तो हमें करना ही होगा कि कॉपी करना है सिंपली। सो ये डाटा सेलेक्ट हुआ और एंटर नहीं करेंगे किसी शीट पर जाकर, बल्कि हम पेस्ट स्पेशल में जाकर इसे पेस्ट एज लिंक करेंगे एज अ पिक्चर। सो लिंक पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर हमारे पास पॉपुलेट हो गई। एडवांटेज ये होगा कि अगर फर्स्ट सपोज करें मेरे डिपार्टमेंट का नाम एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, मैं इसकी ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देता हूँ, राइट। सो फर्स्ट मेरे डिपार्टमेंट का नाम अगर एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, लेट्स मान के चले, और मैं इसको चेंज करके अपना नाम टाइप कर देता हूँ, राइट। और मैं देखता हूँ कि क्या ये मेरा नाम वहां शीट पर लाइव पॉपुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यस, ऑफ कोर्स ये लाइव पॉपुलेट हो रहा है। तो ये जो टेक्निक है ये आमतौर पे उन एडवांस यूजर के लिए भी पॉसिबल है कि जो अपनी चार्ट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पावर पॉइंट पे दिखाना चाहते हैं, और उनको वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स अपडेटेड फॉर्मेट में चाहिए होती है। वो ये चाहते हैं कि जब भी वो एक्सेल के अंदर चेंज करें उसका रिफ्लेक्शन पावर पॉइंट पे लाइव आ जाए, बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो मेरा उनके लिए सजेशन है कि आप कॉपी और पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि पेस्ट एज पिक्चर लिंक करेंगे, ताकि एग्जैक्टली जब भी आप एक्सेल में कोई चेंजिंग करें तो उसका इंपैक्ट या उसका रिफ्लेक्शन लाइव आपको नजर आता रहे। नेक्स्ट हमारे पास कस्टम लिस्ट। मेरा ख्याल है कस्टम लिस्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया था और आज भी हमने डिस्कस किया कि डेजिग्नेशन की एक यूनिक लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कल के सेशन में हमने देखा था कि अपनी नेम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये टॉपिक हमने 2 डिफरेंट मेथड्स के जरिए पहले कवर कर लिया है। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको सोच समझ के अप्लाई करना होगा। कंपनीज में डाटा की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कंपनी हमें हायर इसीलिए करती है हमें कि हम उसके डाटा की मैनेजमेंट कर सके, उसको कंपाइल कर सके, उसकी प्रेजेंटेशन बना सके, एज पर नीड हम उसकी रिपोर्ट्स डेवलप कर सके, राइट। तो इन तमाम कामों के लिए एक्चुअल में हमें हायर किया जाता है। तो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपने किसी भी डाटा को कभी लॉस करे। आप भी अगर किसी डाटा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरा सजेशन है कि उस डाटा का पहले एक बैकअप बना लें, कोई एक फोल्डर बना लें जिसके अंदर आप बैकअप नाम का नाम रख दें और उसमें अपनी बैकअप फाइल्स डाल दें, और नई फाइल्स के अंदर आप अमेंडमेंट करते चले जाएं, शीट्स डिलीट कर दें, फॉर्मेट को चेंज कर दें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई 2 महीने बाद आपसे कहता है कि यार पुराना वाला जो फॉर्मेट था ना वो आपका ज्यादा बेहतर था, वो जरा वो ले आए, तो पता चला आपने तो उसी के ऊपर सारी वर्किंग कर ली है, नई वर्किंग कर ली है, और आप पुराने डाटा को ला नहीं पाएंगे। तो होना ये चाहिए कि पुरानी फाइल्स का एक बैकअप आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई आपसे पुरानी फाइल्स मांगे तो एक्चुअल में आप उस बैकअप से अपनी फाइल्स को लेकर आ सके। सो रिमूव डुप्लीकेट, मैं डेटाबेस में से वो तमाम रिकॉर्ड जो कि डुप्लीकेट्स हैं उसको ऑफ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने तमाम रिकॉर्ड्स को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद डाटा के टैब में जाकर यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन को यूज करता हूँ। सो रिमूव डुप्लीकेट मुझसे सवाल करता है कि कॉलम ए, बी और सी तीनों को चेक करना है।
हम कहते हैं यस, तीनों को चेक करें एंड देन सिंपली ओके, ओह यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, तो चलें ऐसा करते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं। सो मैं इस फर्स्ट रिकॉर्ड को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये डुप्लीकेट हो गया रॉ नंबर 2 पर और रॉ नंबर 5 पर, और हम जा रहे हैं डाटा को सेलेक्ट कर लिया आपकी बार फॉर एग्जांपल, और हम जा रहे हैं डाटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट। अगेन इसने हमसे सेम सवाल किया कि क्या कॉलम ए बी सी को चेक करना है, हमने कहा यस चेक करें एंड देन ओके। अब देखिए इसने कहा कि 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 421 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड नंबर 1001 को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया था, वो रिकॉर्ड डुप्लीकेट था और वो रिमूव हो गया, रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स इसमें अवेलेबल हो गए। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं तो वो किस वाले डुप्लीकेट को हटाएगा, पहले वाले को, दूसरे वाले को? तो ऑफ कोर्स पहले को रहने देगा, दूसरे वाले को हटाएगा। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। रॉ नंबर 2 का डाटा नजर आ रहा है, रॉ नंबर 4 पे जो डाटा था या 5 पे जो डाटा था एक्चुअली वो रिमूव हुआ है, यानी वो हमेशा बॉटम पे दिए हुए डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट, VLOOKUP इंडेक्स मैच, ये चूंकि मुझे कल डिटेल में डिस्कस करना है और मैंने इसके लिए कल पूरा सेशन प्लान किया हुआ है, तो मैं इस वक्त इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लास्ट में चलते हैं 2 डिफरेंट शीट्स पर जिसका नाम है एरर वैल्यू और फ्लैश फिल, और देन उसके बाद फिर हम आज का सेशन यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। लेट्स मान के चले कि आप कोई भी एक नंबर लिखते हैं और आप उसको डिवाइड करते हैं 0 से, ठीक है, तो आपके पास एक वैल्यू रिटर्न हो रही है एरर की। एक्सेल में कभी कभी हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, इनफैक्ट कल हम जब VLOOKUP में भी काम करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और उसके रिटर्न में वो हमें एरर जो है वो जनरेट करके देता है, एरर रिटर्न करता है। तो एरर एक्चुअल में अगर आप नहीं देखना चाहते और उसकी जगह आप एक यूजर डिफाइंड मैसेज देखना चाहते हैं तो आप अपने फॉर्मूला से पहले लिखते हैं इफ एरर। इफ एरर फंक्शन को आप कहीं भी किसी भी फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, स्टार्ट में या एंड में, जहां भी आपकी मर्जी है। इफ एरर हमसे 2 सवाल करता है। पहला सवाल है कि वैल्यू बता दें, वैल्यू का मतलब है आपका फॉर्मूला, तो हमने डिवाइड का फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर तो ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा तो जो प्रॉपर आंसर है वो अगर आ रहा है तो वो प्रॉपर आंसर आएगा, लेकिन अगर वो आंसर नहीं आ रहा, कॉमा और एरर आ रहा है, वैल्यू इफ एरर, तो हम चाहते हैं कि वहां पर डैश प्रिंट कर दे रादर देन वो एरर हमें प्रिंट करे। और मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डैश को दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, और आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना, आप 0 भी दे सकते हैं, आप स्पेस भी दे सकते हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, समथिंग, कुछ भी, एंड देन सिंपली एंटर। आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट में डैश पॉपुलेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं 10,000 डिवाइडेड बाय फॉर एग्जांपल 2 कर देता हूँ और चूंकि फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है अब की बार, तो डेफिनेटली आंसर पॉपुलेट हो रहा है। और अगर एरर आ रहा है, कोई ऐसा नंबर मैं दे रहा हूँ कि जो एरर रिटर्न करने वाला है, तो वहां पर उस एरर की हैंडलिंग के लिए मैंने यूजर डिफाइंड मैसेज दिया हुआ है या यूजर डिफाइंड एक्शन दिया हुआ है, वो यहाँ पर मेरे पास वो रिटर्न कर रहा है। फ्लैश फिल बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये रिप्लेस करती है लेफ्ट, राइट और मिड के फंक्शन को। मान के चले कि यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट डिटेल्स पार्टिसिपेंट या स्टाफ की मौजूद है और एक ही सेल में आप देखें सब कुछ आ रहा है। तो होता क्या है कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर से डाटा डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह से बग होता है कि वो पूरी इंफॉर्मेशन को एक ही सेल के अंदर दिखा देता है, राइट। आईडी नेम भी आ रहा है, पार्टिसिपेंट नेम भी आ रहा है, एम्प्लॉय नेम भी आ रहा है, वो एम्प्लॉय किस डेजिग्नेशन से बिलोंग करता है, और आप देख सकते हैं कि आगे और भी चीजें। मुझे इसको स्प्लिट करना है, अलग अलग कॉलम के अंदर डिवाइड करना है। तो याद रखना कि कॉलम बी में चूंकि ये डाटा है तो मैं वेरी नेक्स्ट कॉलम पे मौजूद हूँ, कॉलम सी के अंदर, और मैं एक सिंपल सिस्टम को पैटर्न सिखाता हूँ और उस पैटर्न को मैं फ्लैश फिल की मदद से आगे कंटिन्यू कर लूंगा। ये पैटर्न सिखाना बिल्कुल ऐसा ही है जो आपको याद होगा डे 1 हमने सीखा था कि संडे के बाद मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, या 2 के बाद 4 आता है, 6 आता है। तो हमने जो एक्सरसाइज डिस्कस की थी ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला एक कंटेंट टाइप किया, ये वही कंटेंट है जो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है P-1001 एंड देन सिंपली एंटर। सो ये मेरे पास एक रिजल्ट पॉपुलेट हुआ। देन उसके बाद मैं डाटा के टैब में जा रहा हूँ और ऑप्शन यूज कर रहा हूँ फ्लैश फिल। जैसे ही मैंने फ्लैश फिल के बटन पे क्लिक किया, आप देखें इसने तमाम सीरियल नंबर्स को सेपरेट करके मुझे यहाँ पर एक अलग कॉलम के अंदर दिखा दिया। अब ये जो काम है वो मैंने कॉलम सी के अंदर किया है, जो मैंने आपको बताया कि वेरी नेक्स्ट कॉलम में करना होगा आपको। अगर आप मान के चले कॉलम डी में मैं ये काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ P-1001
एंड देन अब मैं फ्लैश फिल की कमांड को अप्लाई कर रहा हूँ, आप देखिए मुझे एरर रिटर्न कर रहा है। तो ये ख्याल रखना है कि आपका जहां डाटा है उसके बराबर वाले सेल पर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट पॉपुलेट होगा, अगर स्पेस होगा तो रिजल्ट अप्लाई नहीं होगा। देन उसके बाद मुझे तमाम नेम सेपरेट करने, सो मैंने अगेन नेम लिखा एंड देन इंटर, रिजल्ट पॉपुलेट हुआ। मुझे उनके डेजिग्नेशंस अलाइक करने, मैंने डेजिग्नेशंस लिखे, देन इंटर किया। सिटीज अलाइक करने, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि हाँ ये तो बड़ा आसान मेथड है कि हम अपने टैक्स के दरमियान से किसी भी टैक्स को अगर जनरेट करना चाहें तो वो निकाल सकते हैं।